अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, दुनिया भर की अहम शख्सियात के खुफिया मालियाती मामलात पर इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 12 मिलियन खुफिया फाइलों पर की गई अपनी बैनुल-अक़वामी तहकीक पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेपर्स को खुश आमदेद कहते हुए इस मामले की जाँच पड़ताल के लिए मुत्तलका कमीशन के तहत एक खसूसी सेल तश्कील देने का फैसला कर लिया है। तहकीकाती सेल को FIA, NAB और FBR की मुआवनत हासिल होगी और ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलब करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक की हुक्मरान अशराफिया वैसे ही कर रही है कि जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की दौलत पर हाथ साफ करते हुए किया, मगर बदकिस्मती से अमीर ममालिक को बड़े पैमाने पर की जाने वाली लूट मार रोकने में दिलचस्पी है और ना ही वो लूटी गई दौलत वापस लौटाने को तैयार हैं। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स के हवाले से पाकिस्तान पर लिखी गई अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान promised new Pakistan, but members of his inner circle secretly moved millions offshore में लिखा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात को दोहराया गया है कि टैक्स चोरी से और मनी लॉन्ड्रिंग के बायस गरीब ममालिक में गुर्बत में इजाफा होता है, लेकिन उनके ही करीबी हल्के के लोगों की ऑफशोर कंपनियों के सामने आने का इंकशाफ हुआ है। डेटा के मुताबिक इमरान खान के करीबी हल्के में से वफाकी वजीर खजाना शौकत फयाज अहमद तरीन और उनके अहले खाना, वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुशीर खजाना और रेवेन्यू डॉक्टर वक्कार मसूद खान के बेटे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स फराहम करने वाले और अमरीका में माली फ्रॉड में नामजद आरिफ नकवी, पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी परवेज इलाही के साहबजादे वफाकी वजीर चौधरी मूनस इलाही, तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर आबी अमूर और मौजूदा सेनेटर फैसल वाडा, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खानदान, PTI के सीनियर रहनुमा अलीम खान शामिल हैं। नाज़रीन, इन डॉक्यूमेंट्स में ये इंकशाफ हुआ है कि वजीर खजाना शौकत तरीन और इनके खानदान के अरकान की 4 ऑफशोर कंपनियां हैं। शौकत तरीन ने अपने बयान में कहा है कि ऑफशोर कंपनियां अपने बैंक के लिए फंड रेजिंग के अमल के तौर पर कायम की गई। इसी तरह ICIJ के मुताबिक वफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने $10 लाख लंदन के इलाके चेल्सी में अपनी बुजुर्ग वालदा को अपार्टमेंट के लिए 2018 में ऑफशोर कंपनी के जरिए मुंतकिल किए। खुसरो बख्तियार ने कंसोर्शियम को तहरीरी बयान में कहा है कि पाकिस्तान की इंसदाद करप्शन का इदारा उनके खानदान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है और ताहाल कोई बाकायदा शिकायत नहीं है। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर बराए आबी अमूर फैसल वाडा साहब ने यह कहकर बरतानिया में 2012 में खरीदी गई प्रॉपर्टीज टैक्स हुकाम के सामने बैरूनी मुल्क मौजूद अपने असासों में जाहिर कर दी थी, खुद को क्लियर किया है। तहकीकात में मजीद इंकशाफ किया गया है कि वजीर आजम के साबिक मुशीर खजाना वकार मसूद के साहबजादे जो हैं उनकी भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कंपनी के मुश्तरका वो मालिक रह चुके हैं, और जबकि वकार मसूद खान अपने बेटे की कंपनी से लाइल्म रहे क्योंकि बकौल उनके बेटे आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं और उन पर इन्हिसार नहीं करते। हुकूमत के पंजाब और वफाक में अहम तरीन इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के मूनस इलाही के हवाले से कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान के अहम सियासी इत्तेहादी ने मुबैना तौर पर करप्शन से बने कारोबार को खुफिया ट्रस्ट में रखने और पाकिस्तान के टैक्स हुकाम से छुपाने का अमल अंजाम दिया। ICIJ का दावा है कि उन्हें पेंडोरा पेपर्स में शवाहिद मिले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनस इलाही एक मुतनाज़े कारोबारी सौदे से हासिल होने वाली रकम से एक खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट में सरमायाकारी का इरादा रखते थे। रिकॉर्ड के मुताबिक मूनस इलाही सन 2007 में अपने खानदान की फलिया शुगर मिल्स की जमीन की फरोख से हासिल होने वाली रकम से सरमायाकारी करना चाहते थे। मूनस इलाही के खानदान के तर्जुमान ने इन इल्जामात को को मुस्तरद करते हुए कहा है कि खानदान के असासे कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड हैं और सियासी इंतकाम और डेटा की गलत तशरीह बुरी नीयत से की गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुमताज कारोबारी फर्द और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डोनर तारिक शफी भी ऑफशोर कंपनी के जरिए $215 मिलियन के असासे रखते हैं। तहरीक इंसाफ के डोनर और इमरान खान के करीबी दोस्त आरिफ नकवी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुआ है। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ किया गया है कि भारत के मशहूर फिल्मी डायरेक्टर के बेटे ने एक पाकिस्तानी 3 स्टार जनरल की अहलिया को लंदन में एक लग्जरी अपार्टमेंट मुंतकिल किया। ICIJ के मुताबिक ये उन कई कंपनियों में से एक है कि जिसमें फौजी ओहदेदारान और उनके खानदान मुलव्विस हैं। 3 स्टार जनरल ने ICIJ को बताया कि खरीदी गई प्रॉपर्टी को वाजे किया गया था, ताहम उनकी अहलिया ने जवाब नहीं दिया।
पेपर्स के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साथी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह की एहलिया फरिया शाह ने 2017 में ऑफशोर ट्रांजैक्शन के जरिए लंदन में $1.2 मिलियन का अपार्टमेंट हासिल किया। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि ये प्रॉपर्टी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह की एहलिया को भारतीय फिल्म डायरेक्टर के बेटे अकबर आसिफ की मलकियत में शामिल ऑफशोर के जरिए मुंतकिल की गई। ICIJ की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने तफ्तीशकारों को बताया कि अपार्टमेंट की खरीदारी साबिक फौजी साथी के जरिए उस वक्त की गई कि जब वो लंदन में रियल एस्टेट कंपनी में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे थे और यह अपार्टमेंट आसिफ के साथ किसी जाती राब्ते के जरिए नहीं खरीदा गया। इसी तरह पेंडोरा पेपर्स में साबिक वजीर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजा नादिर परवेज का भी नाम आया है। पेपर्स के मुताबिक वो BVI में रजिस्टर्ड कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इक्विपमेंट लिमिटेड के मालिक थे और ये कंपनी भारत, थाईलैंड, रूस और चीन में मशीनरी के मुतल्लिका कारोबार करती रही, मगर राजा नादिर परवेज ने अपना कोई मौकफ नहीं दिया। इसी तरह एक नाम मेजर जनरल नुसरत नईम का भी सामने आया है जो ISI में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस रह चुके हैं। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स में दावा किया गया है कि रिटायरमेंट के फौरी बाद 2009 में उनकी एक BVI कंपनी अफगान ऑयल एंड गैस लिमिटेड बनी थी। जनरल नुसरत का कहना है कि कंपनी उनके एक दोस्त ने बनाई जबकि कंपनी के जरिए कोई माली लेन देन नहीं की गई। पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान फजाइया के साबिक सरबराह अब्बास खटक के 2 बेटों उमर और आहत खटक की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आई हैं। सूबा पंजाब के साबिक गवर्नर जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ का भी सामने आया है कि जिन्होंने BVI में डायलान कैपिटल के नाम से कंपनी बनाई। 2015 में NLC स्कैंडल में इनका नाम सामने आया। फौजी अदालत से सजा पाने वाले रिटायर्ड जनरल अफजल मुजफ्फर के बेटे हसन मुजफ्फर क्रैक ग्रोथ कैपिटल होल्डिंग लिमिटेड के मालिक रहे। यहाँ ये बताना बहुत अहम है नाजरीन कि रिटायर्ड जनरल अफजल मुजफ्फर पर करप्शन साबित नहीं हुई थी। साबिक सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की एहलिया जोहरा तनवीर का भी नाम सामने आया है कि जो BVI कंपनी जो है उनकी भी ऑफिशियल लिस्ट की गई है एज अ शेयर होल्डर, उनका नाम सामने आया है। जनरल रिटायर्ड अली कुल्ली खान की हमशीरा की भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत जर्नलों के अलावा दस्तावेजात में साबिक वजीर खजाना इसाक डार के बेटे और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद अली डार की कंपनियों का भी जिक्र है। यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि ऑफशोर कंपनियाँ रखना गैर कानूनी नहीं, लेकिन जो सीक्रेट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उनके तई बहुत कुछ होता है। काला धन जो है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। लेयर अपॉन लेयर ऑफ सीक्रेसी जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है। अ लॉट मोर ऑन दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी विल टॉक टू उमर चीमा एंड देन मोहम्मद जुबैर। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर उमर चीमा मौजूद हैं। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। आप पैनामा पेपर्स तश्कील दी जाने वाली टीम का भी हिस्सा रहे, पेंडोरा लीक्स का भी हिस्सा रहे हैं। फरमाइएगा कि जो मुद्दा एहतसाब वजीर आज़म में से शुरू होने का रखा गया था 2016 के अंदर कि नवाज शरीफ से शुरू होगा, क्या वही दलील और वही मुद्दा आज वजीर आज़म के वजीरों और करीबी साथियों और लोगों के नाम आने के ऊपर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। और ये नहीं, इसका एहतसाब जो लोग गवर्नमेंट लेवल पर हैं उनसे शुरू होना चाहिए और फिर दूसरों पर आना चाहिए। लेकिन यही है कि हमारे यहाँ जिस तरह का एक ओवरऑल एहतसाब की तारीख है, कोई एक हदफ का इंतखाब किया जाता है, फिर उसको उसका एहतसाब शुरू होता है और फैसला पहले हो चुका होता है, तो शायद कोई इस दफ़ा कोई हदफ बन जाए तो फिर कोई उस पर शुरू हो जाए। तो लेकिन ये है कि हमें कोई ऐसी मायूसी भी नहीं है। ओवरऑल एक चीज़ मैं जो महसूस करता हूँ कि जब पनामा पेपर्स आए थे तो इस अमल को ऑफशोर कंपनीज के बारे में समझाना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि ये एक लोकल लेवल पर या इस तरह का ये पहला स्कैंडल आया था। अब जो है लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है। तो शौरी तौर पर तो हम आगे बढ़ चुके हैं, इत्साबी तौर पर हम जो है यानी कि काफ़ी पीछे हैं। और उसमें भी जो है ना ज़्यादा एक इंतहाबी किस्म का एहतसाब नज़र आता है, कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर बाद में
उनका एहतसाब शुरू होता है और दूसरे लोग जो हैं वो फिर निकल जाते हैं। तो चीमा साहब, 700 से जायद पाकिस्तानियों की 29,000 से जायद ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, इनमें से टैक्स रेजिडेंट्स कितने हैं पाकिस्तान में और किन किन ने डिक्लेयर की हुई है? एक ही लाठी से तो हर एक को हाँका नहीं जा सकता, मगर एट द सेम टाइम ये सिस्टम गलत भी इस्तेमाल होता आया है। जरा वजाहत कीजिएगा इस हवाले से आम आदमी के लिए कि गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हाँ, ये ओवरऑल तो जो अभी डिस्क्लेमर भी साथ चल रहे होते हैं कि ऑफशोर कंपनी बनाना जो है वो कोई एक इलीगल नहीं है, लेकिन साथ ही है कि बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं हमारे मुल्क पर भी हैं, वो बैनुल-अक़वामी लेवल पर भी हैं कि जिनका एक फ़ायदा कम या यानी कि जिनका एक मुस्बत इस्तेमाल कम और जिनका मनफी इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जब आपको एक नज़र आए कि मैं इधर लॉ ब्रेकिंग कर सकता हूँ या मैं कोई चीज़ें अपनी छुपा कर कोई गलत तरीके से और आगे बढ़ सकता हूँ, तो एक उसका इंसेंटिव भी बढ़ जाता है और लोग समझाने वाले भी ये होते हैं कि कौन देख रहा है। तो इसमें चूंकि सीक्रेसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसका जो सबसे एक मुस्बत बताया जाता है ना, वो ये बताया जाता है जी कि टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि टैक्स अवॉइडेंस भी कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक बिज़नेस पाकिस्तान में कर रहा हूँ और मेरी एक ऑफशोर कंपनी बाहर है और पैसा मेरा बाहर जा रहा हो, हम इधर जो है वो सारे डुगडगी बजा रहे हैं जी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन पता चले कि पैसा नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट आ रही है। हो सकता है कि हमारा उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए मशीनरी आ रही हो, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बाहर जा रहा हो। उसके बारे में हमें ऐसी एग्जाम्पल्स भी मिली हैं। मसलन ये है कि एक बिजनेस फैमिली है और उन्होंने कोई LPG इंपोर्ट की, दरामद की कोई 2009 में, और उन्होंने जो उसमें अपनी वजाहत लिखी हुई है, कंपनी उन्होंने बनाई थी बाहर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उसको LPG के लिए इस्तेमाल किया जी कि गैस दरामद करनी है रूस से। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों ऐसा किया है, यानी कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके जरिए उन्होंने कंपनी बनाई हुई थी, तो उन्होंने कहा जी कि असल में हम नहीं चाहते कि लोकल लेवल पर हमारा कोई कंपेटिटर हो, और ना ही हम, और वो इस तरह मुमकिन होगा कि जब इनको पता नहीं चलेगा कि किधर से आई है, तो उसका हमने हल ये तलाश किया है कि अपनी बाहर की कंपनी खरीद लेगी उस कंपनी से, और उधर से आगे हमारी जो लोकल कंपनी है वो कर लेगी। जो उसमें अहम बात थी वो उन्होंने ये बयान की थी कि जो मुनाफा होगा इस सारे अमल में, यानी कि इसको हम पाकिस्तान में दरामद कर लेंगे, जो मुनाफा होगा वो मुल्क से बाहर रहेगा। तो आप देखें ना, जो आमतौर पे एक जो कारोबारी लोग हैं उनका भी क्या एक एक्सक्यूज होती है, वो कहते हैं जी कि हम इस मुल्क में बिजनेस ला रहे हैं, हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, इस मुल्क में खुशहाली आएगी, मुआशी सरगर्मियां बढ़ेगी। और अगर ये चीज़ें बाहर रुकना शुरू हो जाएं जिनके जरिए ये होना है, और लोकल लेवल पर आप सिर्फ कारोबार करें और प्रॉफिट जो है वो बाहर जाए, तो ये इससे कोई मुल्क की तरक्की नहीं होगी। फिर ऐसी भी हमने एग्जांपल देखी कि जिसमें अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में आपने फरोख्त की है, मसलन एक कारोबारी शख्सियत है और उन्होंने इधर शुगर मिल जो है वो फरोख्त कर दी और कंपनी बनाई है, और कंपनी बनाने का मकसद ये बता रहे हैं कि मुझे शुगर मिल से इतना पैसा मिलना है और उसके लिए मैंने इस कंपनी के जरिए बैंक अकाउंट खोलना है और बैंक अकाउंट में वो पैसा रखना है, और फिर आगे वो पैसा जो है मैंने बाहर इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब है कि और यानी कि ऐसे लोग जिनका इधर FBR वाले जिनकी बाकायदा तहकीक कर चुके हैं, उनसे रिकवरी किया है इस तरह के मामलात में, तो वो लोग भी ये सारे अमल में शामिल हैं। तो ये इतना सादा अमल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यानी कि उधर कोई मुझे पॉजिटिव एग्जांपल भी नजर आए। मैं उस पे आऊंगी, कता कलामी माफ भी नहीं दे सकता मुझे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर मुझे लगे। पहले कता कलामी माफ मुझे बताइएगा कि एक ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सोर्स ऑफ इनकम, ज़राए आमदन जो है वो निकाला जाएगा उसका खुराक ही नहीं, बस ये नहीं कि डिक्लेयर्ड हो गया। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि टॉप ब्यूरोक्रेट, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, सियासतदान एंड बिलखसूस जनरलों जिनके नाम आए हैं, वो अपनी ज़ौजाओं को और अपने बेटों के नाम के ऊपर उन्होंने ये कंपनियां खुलवाई हुई है। ये क्या मुअम्मा है? ये यानी कि आई डोंट नो कि मुझे इसकी समझ इसलिए नहीं लगती कि जब अगर आपका नाम नहीं भी है तो आपकी कोई लाइफ पार्टनर का नाम आ रहा है, शरीक हयात का नाम आ रहा है, तो फिर भी आप पर बात तो आएगी, या आपके बच्चों का आ रहा है तो फिर भी आप पर बात आएगी। अगर यानी कि जिस तरह आपने वो बात की जनरल शफातुल्लाह शाह साहब हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर ली, तो जो उन्होंने अपना वजाहत दी उस बारे में उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर पहले काफ़ी प्रॉपर्टी थी, तो मैंने
जो है ना सोचा कि जो है ना उसके नाम पर भी, और दूसरा जो है कोई थोड़ा टैक्स वाले मामला में भी कोई आसानी पैदा हो। जी जी, तो ये लोग करते हैं, यानी कि अब मेरे ख्याल है कि जो ओवरऑल जिस तरीके से ये चीज़ें आप देखें ना, ये अगर चीज़ें लीक हो रही हैं, क्यों लीक हो रही हैं? असल में जो विसल ब्लोअर हैं, जो इस सिस्टम में लोग मौजूद हैं, यानी कि उनकी एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उन्हें पता चल रहा है कि इसमें क्या दो नंबरियाँ हो रही हैं। और कई लोग जो हैं वो अपनी कन्विक्शन वाइज या अपने जो उनके एक नज़रियात या असूल होते हैं, वो इतने उन पर हावी हो जाते हैं कि उनका दिल करता है कि मैं आगे किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। और उसका जो एक मुस्बत नतीजा निकल रहा है, एक तो ये है कि हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से जब तक कोई बैरूनी दबाव ना हो तो हमारे यहाँ कोई इस्लाहात भी नहीं होती। लेकिन जो बैरूनी ममालिक में पनामा के बाद भी बहुत सारी किस्म की कानून साजी हुई, और लंदन जैसे शहर में जो कि एक बदनाम है इस लिहाज से कि बहुत सारे लोग ऑफशोर कंपनीज के जरिए उधर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बल्कि अभी जो ये जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें भी जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज के जरिए खरीदी हुई हैं, पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। तो इससे अंदाजा लगाने के लिए कितना ज्यादा ट्रेंड है। तो लंदन में भी अब जो है ना इस चीज पर कि इस कंपनी का मालिक, असल मालिक कौन है, उसका भी उन्होंने रजिस्टर बना दिया था ये जब पनामा पेपर आए हैं तो उसके बाद। तो इस तरह की कोई मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। बल्कि मेरी पिछले दिनों एक बंदे से बात हो रही थी जो कि ये कंपनी बनाने के अमल में यानी कि इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो करते हैं, उनके मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनको डील करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब से ये पनामा पेपर्स आए हैं या पैराडाइज पेपर्स आए हैं, बहमास लीक्स आई है, तो वो कह रहे थे कि उसके बाद से अब जो है ये एक डाइंग बिजनेस है, यानी कि एक ख़त्म होता हुआ कारोबार है कि लोगों को लगा है कि ये भी जिस तरीके से हम समझते थे कि उधर हमारे जो राज हैं वो राज ही रहेंगे, अब दुनिया बदल रही है और ये मुमकिन नहीं है। तो यानी कि वो लोग भी अब कोई नए नए तरीके तलाश करना शुरू हो गए हैं कि वो कंपनीज बनाने की बजाय कोई और सोल्यूशन तलाश कर रहे होते हैं कि जिसके ज़रिए कोई वो अपनी चीज़ों को छुपा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। शौकत तरीन का कहना है उन्होंने कंपनियां बनाई ताकि जो वो सरमाया उनके बैंक में वो लाना चाह रहे थे वो ले आते, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। ये क्या मामला इतना ही सादा है? क्योंकि अगर वाकई सरमाया लाना ही मकसूद था तो डायरेक्टली क्यों नहीं लाया जा रहा था? और शौकत तरीन साहब का कनेक्शन एक ब्रॉडशीट वाले तारिक फवाद मलिक से भी इसके अंदर मिल रहा है। ये थोड़ा सादा अल्फाज में समझाइएगा, इस कनेक्शन के पीछे क्या कहानी है? देखिए, उनका जो एक तारिक फवाद मलिक साहब के हवाले से एक वजाहत है जो तारिक फवाद मलिक साहब ने ICIJ को दी। उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद जो हैं वो रिटायर्ड कोई मिलिट्री ऑफिसर हैं, और शौकत साहब जो हैं उनके भी यही कोई इसी तरह का आर्मी का पस मंज़र है। तो इस लिहाज से हमारा एक फैमिली लेवल पर एक रिलेशनशिप था, एक उन्होंने ये बताया। दूसरा ये है कि जो तारिक बिन लादन है उससे जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, ये इनके दरमियान में रहले कोई राब्ते का जरिया भी थे। लेकिन जो चीज़ असल में शौकत साहब पर ज़्यादा एक इखलाकी जिम्मेदारी है और जो उन पर असल सवाल है, जिसका कल भी कई जगह पर उनसे पूछा गया लेकिन कोई ऐसा कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ सका, वो ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट लाना ही मकसूद थी और ये यानी कि इतना सादा अमल है, तो आपने डायरेक्ट क्यों नहीं ले आए? यानी कि अगर वो उधर से सऊदी जो है सऊदी बैंक है, यानी कि वो अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे तो आपको ऑफशोर कंपनीज बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है? यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं, आगे उनके बैंक अकाउंट भी रखेंगे। ये भी मुमकिन है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि चूंकि आप और आपकी फैमिली के जो मेंबर हैं वो अपने बैंक के डायरेक्टर्स हैं, तो यानी कि वो उनको इन्वेस्टमेंट तो आ रही हो, लेकिन ये है कि वो इन्वेस्टमेंट उनकी किधर पड़ी हुई है, वो मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में पैसा कितना आ रहा है, ये चीज़ जो है ना महर, ये बड़ी मैं भी इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ तो मुझे आइडिया हो गया। मैं एक दिन हमारे यहाँ एक कोई गैर मुल्की कंपनी का भी कोई ये डेवो वगैरह के हवाले से मैं देख रहा था कि उनके जो लोकल जिनके पास बिजनेसेस हैं और काफ़ी उन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं, और वो कंपनीज जो हैं वो उनको आगे एक ऑफशोर कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है। सो मच के ये जो ग्वादर है, यानी कि ग्वादर के जो कंपनी ग्वादर बना रही है, यानी कि वो उसका अगर आप वेबसाइट पर देखें तो उस पर लिखा हुआ है जी कि जो है ना ये एक जैली कंपनी है, यानी कि सब्सिडरी है एक फास्ट इमर्जिंग कंपनी इन द एशिया बेस्ड इन हांगकांग।
और अगर आप उस कंपनी को तलाश करें कि वो हांगकांग में किधर है, तो उसका एक कमरे में दफ्तर है जिधर और 4 कंपनियों के एड्रेस हैं, और दरअसल वो आगे कहीं कोई शेल कंपनीज हैं। तो ये स्ट्रक्चर बाज़ औक़ात इतना पेचीदा होता है कि इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी होती है कि होता क्या है कि पाकिस्तान में बज़ाहिर सरमायाकारी आ रही होती है, लेकिन पता ये चलता है कि मशीनरी बाहर खरीदी गई, पैसा जो है वो बाहर ही रहा, मशीनरी पाकिस्तान पहुंच गई, आपका दरामदी बिल तो बढ़ गया, लेकिन इधर पैसा नज़र नहीं आ रहा होता। और जो यानी कि आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नज़र आया, पता चला कि इसके नतीजे में जो एक इकानमी जनरेट होनी थी वो सारी बाहर पार्क हुई हुई है। मुझे चीमा साहब ये बताइएगा कि ये FIA ने तो गो के RYK जो है खुसरो बख्तियार की शुगर स्कैंडल के अंदर भी उमर शहरियार उनके भाई का नाम सामने आया, मगर हमने फिर भी देखा कि उनकी RYK शुगर मिल जो है गुजरात के चौधरियों के भी शेयर्स हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट नहीं की गई, मगर बाद ये बताया गया हमें कि FIA के पास बड़ा तगड़ा मवाद मौजूद है जिधर अरबों रुपए के इनएक्सप्लिकेबल ट्रांसफर्स हैं बाय लायन शुगर मिल्स टू असद हुसैन थ्रू CPVs, और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं है। बावजूद इसके हमने देखा कि कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई पेशरफ्त हमें सामने नहीं आई, क्योंकि शायद अगर एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ तो बहुत दिलेर बात होगी खान साहब के बिहाफ पे, मगर ऑफ कोर्स हुकूमत खतरे में पड़ जाती है। आपको इस बार भी उनके भाई के थ्रू ही उनका नाम आया, उन्होंने अपनी वजाहत भी सामने रखी है, चौधरी मुनस इलाही साहब भी पाए जा रहे हैं इसके अंदर, इस बार कुछ मुख्तलिफ होते दिखाई दे रहा है? मेहर, जो आपका सवाल है ना, जो उस सवाल की जो आपने बुनियाद बनाई है, असल में वही जो है ना एक मायूसी वाली बात है कि हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ा ये इंतहाबी किस्म का एहतसाबी अमल है, यानी कि इंतहाब किया जाता है कि फ़लाँ बंदे को रख लें, यानी कि फ़लाँ की अभी ज़रूरत है, सियासी तौर पे इसको छोड़ दें, और दूसरा जो है ना इसको और नहीं तो कम से कम इंक्वायरियों के चक्कर में ज़रूर रखें ताकि इसकी हरासमेंट जो है वो इसी तरीके से मुमकिन है। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है। और खुसरो बख्तियार की जो आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि इनका केस नैब में भी पड़ा हुआ है। नैब बाकी लोगों को इब्तदाई तफ्तीशी अमल में ही 1-2 दफ़ा बुलाकर तो उनको गिरफ्तार कर लेती है। इनके बारे में जो कंप्लेंट्स हैं उनकी बाकायदा तस्दीक हुई और उसमें उनके काफ़ी और असासे भी उन्होंने डिस्कवर किए और उसकी डिटेल आगे उन्होंने भेजी जो उनका मुल्तान ब्यूरो है, और उन्होंने कहा जी कि ये एक स्ट्रांग केस है कि जिसको आगे इंक्वायरी के लिए अप्रूव करना चाहिए। और पहले तो वही नहीं हो रहा था कि इंक्वायरी के लिए अप्रूवल ही नहीं मिल रही थी, और फिर ये है कि जो उसमें शिकायत दहिंदा था वो पहले हाई कोर्ट में गया, फिर इन्होंने कोई इंक्वायरी के लिए अप्रूवल दे ली, लेकिन हमें कुछ नहीं पता आज वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए थे, यानी कि वो इसी तरह पड़ा हुआ है। ICIJ वालों ने भी इनको इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने बस इतना कहने में इक्तफा समझा कि ये जो है यानी कि एक बेसलेस केस है, इन लोगों ने मेरी फैमिली की वेल्थ को का कम अंदाज़ा लगाया, यानी कि ये समझते हैं कि शायद मैं जब से सियासत में आया हूँ तो हम इतने अमीर हो गए, हम तो पहले ही बड़े अमीर थे। तो लेकिन ये वजाहत होती है यानी कि आपको पता है कि ये करना और आगे एक एविडेंस प्रोवाइड करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो उस पर तो कोई एहतसाबी मशीनरी कोई हरकत में नज़र नहीं आती। या फैसल वाडा के हवाले से जो उसकी प्रॉपर्टीज़ का या इवन जो उसकी डुअल नेशनैलिटी का जो मामला था, आप देखें कि अगर कोई और बंदा कोई टारगेट पर होता तो वो 1-2 को समात में ही नहीं हो सकता है कि कोई वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन वो जो है यानी कि जब तक उसने सेनेट के इलेक्शन का इंतज़ार किया है, पहले वो पेश ही नहीं होता था। अगर कोई और बंदा पेश ना हो तो बड़ी एक बरहमी का भी इजहार होता है, तो वो पेश नहीं होता रहा। और जब वो आया सेनेट का मामला आया तो उसने उधर से इस्तीफा देकर तो उधर निकल गया, यानी कि उसने इकरार भी कर लिया है कि मैं जो पहला मेरा रिकॉर्ड था, यानी कि अगर उसके मुताबिक आप देखते हैं तो मैं डिस्क्वालीफाई होता हूँ। तो यानी कि उसके लिए एक किसी की तरफ लिए बड़ी सहूलतें पैदा की जाती हैं, दूसरों के लिए एक तंगी उनके लिए जगह या ओवरऑल हालात की तंगी जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। चीमा साहब, चले सियासतदानों के लिए तो फोरम्स अवेलेबल हैं ना, नैब, सुप्रीम कोर्ट, FIA, अब तो ये सेल भी बना दिया, वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया है, मगर सर ये इसके अंदर तो बड़े टॉप फौजी जर्नैलों का, सिविल मिलिट्री लीडरशिप का, ब्यूरोक्रेट्स का नाम इसके अंदर आ रहा है। कोई इंटरेस्टिंग आपको जो बिलखुसूस दिलचस्प केसेस लगे हों, क्योंकि नाम तो हमने सबके पढ़े हैं? ये देखिए ना, जिस तरह जनरल शफातुल्लाह शाह साहब हैं कि ये उस टाइम सर्विस में थे 2007 में,
जब उनकी बेगम के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई, प्रॉपर्टी नहीं बल्कि यानी कि एक यानी कि उधर जो लंदन में एक सिस्टम बहुत चल रहा है वो यही है कि आपने कंपनी खरीदी, वो कंपनी किसी प्रॉपर्टी की मालिक होती है, तो लिहाजा कंपनी की वर्थ जो है वो उसके असासों की बुनियाद पर है, तो लिहाजा आपने कंपनी खरीदी तो प्रॉपर्टी आपके साथ आ गई। अब यानी कि वो जो है यानी कि वजाहत की हद तक तो वो यही बात कर रहे हैं जी कि मैं असल में एक कमर्शियल प्लाट भेजा था और फिर ये है कि मैंने कोई और जो पैसे हैं मेरे वालिद ने दिए थे। अब ज़रा सोच लें कि इस तरह की वजाहतें जब ये नवाज शरीफ साहब का केस चला था तो उनके भी फ्लैट जो हैं वो कोई पनामा के साथ नहीं खरीदे गए थे, वो 1993-94 की बात थी। तो अगर तो चीज़ें उस तरह से चलती हैं तो फिर तो पूरी तहकीक होनी चाहिए। नुसरत नईम साहब हैं, जनरल नुसरत नईम, और उनकी कंपनी थी, उन्होंने कहा जी कि ये जो है वो मेरे दोस्त ने बनवा दी थी, और फिर साथ ये कहते हैं कि आगे मैंने इसका कोई बिज़नेस नहीं किया, तो मैंने वो जो है यानी कि वो कोई फंक्शनल नहीं है। और कई और लोग हैं, मसलन वो एक शनाज सजाद अहमद हैं, वो जनरल हबीबुल्लाह हटक जो हैं उनकी बेटी हैं, और जनरल अली कुली जो है उनकी बहन है। यानी कि उसमें उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए, और उन्होंने कहा है कि मैं सोर्स ऑफ फंड का जिधर उन्होंने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद से जो मुझे असासे मिले थे, तो मैं उसमें उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी उनके जो पाकिस्तान में भी काफ़ी असासों का जिक्र है, तो यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने उधर से खरीदी है। एयर चीफ मार्शल क्या नाम है, अब्बास हटक साहब जो हैं, यानी कि उनके बेटे जो हैं उनकी भी ऑफशोर कंपनी है। तो या जो एक और जनरल थे, जनरल मुजफ्फर, उनका जो NLC वाले केस में इन्वॉल्व थे, उनके बेटे की भी ऑफशोर कंपनी के ज़रिए उन्होंने कोई UAE में कोई अपना को हॉस्पिटल वगैरह बनाया हुआ था। तो ये चीज़ें हैं तो तहकीक तलब, और म्यार जो है ना, म्यार असल में एक होना चाहिए। अगर हम म्यार एक नहीं रख सकते तो मेरे ख्याल है कि हम अगर यानी वो कहते हैं कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा तो ये है कि आप दिल में ही बुरा माने, तो कम से कम ये इतना तो हमें मानना चाहिए कि हमारे म्यार जो है ना वो लोगों को देख के और उनके जो ताकत हासिल है उसकी बुनियाद पर वो मुख्तलिफ होते जाते हैं। जब हमें कोई एक कमज़ोर आदमी लगता है जो अवाम की नज़र में हो सकता है माफिया हो, तो हम उस पर चढ़ाई कर देते हैं और हम बड़े हीरो बन जाते हैं कि मैंने जनाब ये कर दिया। लेकिन जिधर आपको पता चलता है कि जो है इन पर बात करेंगे तो वो बात पीछा करेगी और पीछा करते करते कहीं भी जा सकती है, तो उधर जो है यानी कि हम एक खामोशी में अपना एक अफियर समझते हैं। तो और नहीं तो कम से कम हमें ये ज़रूर इन चीज़ों का इकरार करना चाहिए कि हमारे दौरे म्यार हैं। ऐसा ये बिल्कुल है दौरे में यार। मुनीस इलाही का ज़रा बताइएगा, मैं उनका देख रही थी कि KYC नो योर कस्टमर की उनकी जो रिपोर्ट आई वो तो बड़ी मंफी थी, मगर बावजूद इसके उनकी ऑफशोर कंपनी खोली गई। और माजी में भी आप जानते हैं इमरान खान साहब कतरा रहे थे शुरू में, क्योंकि ये भी NAB के केसेस इनके ऊपर भी थे, मगर बादशाह इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि उनको वजीर बना दिया गया है। अगेन इत्तेहाद, हुकूमतें, पॉलिटिकल कंसिडरेशन सामने आएंगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना जिनके ज़रिए ये कंपनीज रजिस्टर होती हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा एक अफराद पर ही फोकस होता है, जो एक इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है ना, वो इन पर भी बड़ा फोकस होता है कि ये जो है यानी कि अपनी इंडस्ट्री को किस तरह ग्रो कर रहे होते हैं और किस तरह कोई क्लाइंट जो जिनके बारे में शुकूक व शुबात भी हों उनके लिए भी कोई जगह तलाश कर रहे होते हैं कि किस तरह हम इनको एडजस्ट करें। तो यानी कि उस लेवल पे तो उसको ना एक क्रिमिनल सर्विसेज इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब ये है कि जो मुनीस इलाही के केस की आप बात कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने जो बाहर कोई एक ट्रस्ट कायम किया और एक और फंड कायम किया। अब जो ट्रस्ट इन्होंने किया उसमें जो उन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताई है उसमें ये था जी कि मैंने जो है इधर कोई फालिया शुगर मिल में अपने कोई एसेट्स बेचे हैं। यानी कि जिस तरह मैंने आपको पहले वजाहत की कि एक और हैं, यानी कि वो नवीद मुगीस शेख साहब हैं, उन्होंने इंपीरियल शुगर मिल बेची मुल्तान में के हैं, वो एक बिज़नेस कंपनी है, और उन्होंने कहा जी कि हम बाहर अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं और ताकि जो वो पैसे बाहर उधर रख सकें। तो इन्होंने भी लिखा जी कि मैं जो है यानी कि वो सोर्स ऑफ फंड ये है कि जो वो मेरे असासे मैंने बेचे हैं वो आगे आके मैं इधर फंड कायम करना चाह रहा हूँ। फिर बाद में कोई सिंगापुर के साथ गालिबन कोई एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का कोई एग्रीमेंट है कि अगर कोई इधर कोई ट्रस्ट बनेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब उन्हें पता चला कि इधर ये चीज़ हो सकती है तो उधर से वो निकल गए कि अगर ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए। तो आज बल्कि गार्डियन ने इस पर बड़ी डिटेल स्टोरी भी की हुई है, चौधरियों के खानदान से तो ये कहा जा रहा है कि मामला हैं और फिर ये चूंकि
एक चीज़ और कनेक्टेड थी कि उन पर बैंक ऑफ पंजाब का भी एक केस चल रहा था और जो लोन्स के हवाले से मामला थे, तो वो ये तकरीबन कोई टाइमलाइन जो है वो मिलती जुलती है। तो ओवरऑल ये मामला है। अब उनका ये मौक़िफ़ है जी कि ये किसी ने साजिश करके हमारे बारे में कोई रिकॉर्ड जो है अंदर डाल दिया है। तो ये हमारे लिए भी इंकशाफ है कि फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा हुआ है कि इस तरह के रिकॉर्ड में किसी ने कोई साजिशन कुछ चीज़ें रख दी हों। बाकी ये रिकॉर्ड हम इतनी देर से चेक करते आ रहे हैं, अगर कोई उसमें पता चले कि कोई एक जेलसाजी का एलिमेंट, तो वो बड़ा क्लियर उसका अंदाज़ा हो जाता है। ये कोई करना इतना आसान काम नहीं होता। और जो रिकॉर्ड रखने वाले हैं जिनका डेटा लीक हुआ है, उन्होंने भी इसलिए नहीं बनाया था कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को पनिश करना था और उनके ज़हन में था कि ये किसी दिन लीक हो जाना है तो चलें, यानी कि इनकी बातें भी बाहर निकलें। एब्सोल्युटली। उमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी तफसीली जवाब दिया उमर चीमा साहब ने, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। आपने उनकी बात सुनी। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, मोहम्मद जुबैर मौजूद हैं। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाइएगा कि ये तो चंद घंटों का काम है। अगर FBI चाहे तो 700 के 700 लोगों की जांच पड़ताल की जा सकती है कि किसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर की हैं ये ऑफशोर कंपनी और किसने नहीं की। पहले तो मैं महर क्लैरिफाई कर दूं और आपके नाजरीन के लिए भी। देखें, इसमें दो सेट्स ऑफ लोग हैं। एक वो हैं जिनकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में अपने वेल्थ रिटर्न्स दाखिल करना और तमाम वो बताना, उनकी जायदादें चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देना और उसकी सोर्सेज को डिफ़ाइन करना कि कैसे वो एक्वायर की गई थी। दूसरा जो कंपोनेंट है इस 700 की लिस्ट में, वो पाकिस्तानी हैं जो या तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के फॉरेन नेशनल्स हैं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी रिटर्न्स, एनी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पाकिस्तान लीगल एंड टैक्स रिक्वायरमेंट्स। मिसाल के तौर पर अली डार हैं, अली डार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन सा पाकिस्तान का कानून है जिसके तहत वो ये बताने के मातहत हैं कि उनकी जो जायदाद है या ऑफशोर कंपनी है वो कैसे हासिल की गई, क्या किया है, जब वो वेल्थ स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है, जब वो टैक्स रिटर्न ही रिक्वायर्ड नहीं है। सो हमें थोड़ा सा ये डिफ्रेंसिएशन करना ज़रूरी इसलिए होता है कि हम हर एक को ही लपेट में लेके आ जाते हैं। और मुझे उमर चीमा की रिपोर्ट से, और मैंने कल उमर चीमा को लाइव प्रोग्राम में ये कहा भी था कि आई थिंक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कहना। दूसरे ये है कि कितनी देर में FBI काम कर सकता है। ज़ाहिर है उनके पास एक रिसोर्सेज की तो कोई अनलिमिटेड तादाद नहीं है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो प्रॉपरली करें। और फिर सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है PMLN के प्लेटफॉर्म से कि वही स्टैंडर्ड्स पर होना चाहिए उनका तज्जिया और उनको जांचना चाहिए जो इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए किए थे। क्योंकि वो तो वन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स थे ना कि जी इस तरह से सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ट्रायल कोर्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट ऑफ अपील भी नहीं होगा, सीधा 184(3) के तहत केस होगा। तो ले जाएं शौकत तरीन का केस, ले जाएं अलीम खान का केस, ले जाएं बाकियों का केस, कोई ट्रायल नहीं, सीधा बताना होगा कि ये आपने कैसे हासिल किया, पीरियड। और अगर आप ना भी बता सके तो फिर अगर शौकत तरीन ने 2008 में अकामा लिया था तो उस पर उनको उड़ा दें, वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें ना। ये तो नहीं तय हुआ था कि पनामा में उन्होंने कुछ किया। सो एक तो इमरान खान का जोश, जज्बा, पैशन, एंगर, वो वही नजर आना चाहिए जो था, बिकॉज इसमें तो बहुत से वजीर हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहकीकात कौन करेगा? वो इदारे करेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे आते हैं। मतलब और जिन फाइनेंस मिनिस्टर पर डायरेक्टली ये है कि जी उनकी ऑफशोर कंपनी थी, उन्हीं के नीचे मातहत ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की। क्या मुमकिन है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इमरान खान ने दर समय दिया था 22 साल, क्या ये उसके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है? तो फिर पहले ये तो डिफाइन कर देना कि कैसे वफाकी वज़रा तो एक तरफ, फाइनेंस मिनिस्टर, FBI उनको बुला के क्या पूछेगा? कैसे पूछ सकता है? वो शटअप कॉल देंगे तो चुप करके बैठ जाएंगे, वो कहेंगे कि ऐसी रिपोर्ट देते तो वो ऐसी रिपोर्ट मिल जाएगी।
अच्छा जुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा, अब वज़ीर आज़म ने एक सेल बनाया है जिसके ऊपर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिन्होंने डिक्लेयर की हैं और जिन्होंने नहीं डिक्लेयर की, ऑफ कोर्स इसको जांचा जाएगा। मगर आपने ये जो कहा है कि एफबीआर मातहत है, आपका कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या आप इस सेल को रिजेक्ट कर रही है ऑपोजिशन? व्हाट डू यू इमीडिएटली वांट? टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले तो मैंने कहा ना, देखें स्टैंडर्ड्स, दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते इमरान खान के, और इमरान खान के तो स्टैंडर्ड्स उससे ज़्यादा ऊपर होने चाहिए थे। उसकी वजह महर बड़े सिंपल है, जब भी आप तज्जिया करते हैं ना किसी चीज़ का भी तज्जिया, परफॉर्मेंस का हम तज्जिया करते हैं कि पीटीआई हुकूमत का, तो वो दो तरीके होते हैं। एक पिछले अदवार से मुकाबला करते हैं कि जी मईशत अच्छी हुई बुरी हुई या जो भी इंडिकेटर्स वगैरह थे, और दूसरा जो इन्होंने खुद कमिटमेंट्स की थी, क्योंकि अगर इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दिलाएंगे तो वो 1 करोड़ नौकरियां इन्होंने कहा था, तो उससे जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बताए थे करप्शन के हवाले से और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, आपने ये सेल इंक्वायरी को तो रिजेक्ट कर दिया। अब ये बताइए कि क्या आपकी ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये तमाम तर वुज़रा जो काबीना का हिस्सा हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार हैं, मूनस इलाही हैं, शौकत तरीन हैं, देन देयर इज ऑफ कोर्स अलीम खान, देयर सेनेटर फैसल वाडा, बट डू यू एक्सपेक्ट देम टू स्टेप डाउन, ये इस्तीफा दें फॉर? एब्सोल्युटली। कैसे हो सकती है फेयर इन्वेस्टिगेशन? कैसे हो सकती है जब आपकी कार पर झंडा लगा हो और घर पे ऊपर इतना बड़ा झंडा लगा हुआ हो और नीचे जो मातहत ऑफिसर्स हैं, दिस इज पाकिस्तान, ये कोई हम यूरोप में तो बैठे नहीं है। एंड इन एनी केस, क्योंकि यहाँ आप इंडिपेंडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं करवा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी सुप्रीम कोर्ट से, जो कि जुडिशरी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है। यहाँ आप करा रहे हैं अपने ही नीचे लोगों से। ठीक है, आपको याद दिलाती चलूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयान था कि इसके यानी कि इमरान खान के कहने पे इस्तीफ़ा दूं, क्या पिद्दी का शोरबा। अब वो हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हम उनके बयान चला नहीं सकते पैमरा के हुक्म की वजह से। तो वज़ीर आज़म ने तो अपने आप को इस हाई थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं रखा, तो आप इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्हीं के वादों की वजह से? एक तो वजीर आजम के बारे में जो पता नहीं कौन से थ्रेशोल्ड, भाई मैंने कहा दो चीज़ें होती हैं, एक तो दुनियावी तरीका होता है जज करने का, एक उनके अपने, उन्होंने जब ये कहा कि हज़रत उमर से आके एक आम आदमी ये पूछ सकता था खलीफा से कि जी आपने ये जो कपड़े पहने हैं आपकी तो कोई इनकम नहीं है, ये कहां से है ना? इमरान खान के अपने सेट क्राइटेरिया की वजह से आप इस्तीफे चाह रहे हैं, क्योंकि ये हाई मॉरल ग्राउंड पीएमएलएन ने तो कभी नहीं अपनाया, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब। इस्तीफे नहीं चाह रहे हैं। एक तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के देखें, नवाज शरीफ साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था सर, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पूरे मुल्क के जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट उनके नीचे नहीं आता था। अगर आप आइन को दोबारा पढ़ लें तो सुप्रीम कोर्ट को उनके नीचे तो नहीं आता था कि जी वजीर आजम के मातहत तो नहीं सुप्रीम कोर्ट। जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिन एजेंसी से चीजें और डिटेल्स दी जा रही थी, वो तो बहरहाल चले, अब आपकी मर्जी। आप कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे सुप्रीम कोर्ट नहीं आता था, जो एजेंसीज मुतहर्रिक थी तब भी एफबीआर के अंदर पेपर श्रेडर के अंदर इसाक डार साहब के मातहत एफबीआर के अंदर पेपर श्रेडर के इस्तेमाल की शह सुर्खियां हम सब ने रिपोर्ट की, क्या क्या होता था तब। तो या तो आप कह लीजिए कि हम तब गलत थे, और या तो आप कह लीजिए कि आज आपको सुर्खियां बता देता हूं। आप वो सुर्खियों की बात कर रहे हैं, मैं वो सुर्खियों की बात आपको याद दिला देता हूँ। पहली जो इदारे सिलेक्ट किए थे और इंडिविजुअल्स स्पेसिफाई किए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए थे। व्हाट्सएप कॉलें सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं गई थी कि स्टेट बैंक से ये होएगा, SCCP से ये ऑफिसर आएगा, FIA से ये ऑफिसर आएगा। ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं स्पेसिफाई किया था, वैसे ही करने चले जाए ना, चले सेम। हमारे पास एक अहम और सवाल है जुबैर साहब, वो असूल है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। एक और अहम सवाल है, आप जानते हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर शुगर इंक्वायरी की जो डिटेल सामने आई हैं, हमने देखा कि फॉरेंसिक ऑडिट्स भी हुए, लेकिन उसके अंदर भी खुसरो बख्तियार की फ्लैगशिप जो शुगर मिल थी इनके ख़ानदान की RYK, जिसके अंदर चौधरीज ऑफ गुजरात के भी शेयर्स हैं, उसका भी ऑडिट नहीं किया गया। एंड ऑफ कोर्स शायद ये हो सकता है जनूबी पंजाब महाज और इत्तेहाद जो है वो ख़तरे में पड़ जाता। हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, ना 2/3 अक्सरियत है। सो आई मीन दे आर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस दे हैव टू कीप इन माइंड। वो हमने
होते सब कुछ देखा। अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स की तो आज भी बड़े चर्चे हैं। सो ऑफ कोर्स मैं डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं धोरा में आ रहा है। आज आप यकीन से कह सकते हैं कि अपने वुज़रा और सेनेटरशिप मुतवक्के है शौकत तरीन की, खुसरो बख्तियार का नैब का केस चलने को नहीं आगे बढ़ा, मुल्तान से लाहौर नहीं आता, लाहौर आ गया तो आगे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसके लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना गया। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो वकील कह रहा था कि हो रही है, नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हो रही, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। डू यू थिंक कि ये बड़े तगड़े लोग हैं, इनके खिलाफ ये काम या कार्रवाई होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, दो किस्म के लोग हैं। एक तो तकड़े लोग हैं, बहुत से लोगों ने फाइनेंस किया हुआ इमरान खान और पीटीआई की कैंपेन को। बहुत से लोग इत्तेहादी हैं जिनको सेक्रीफाइस करने से उनकी हुकूमत को जाने का ख़तरा है, बल्कि हो जाएगा हुकूमत का तख्ता। और लेकिन उसके अलावा ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई इत्तेहादी नहीं नाराज़ होता। मिसाल के तौर पर PRT है, मिसाल के तौर पर फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें तो कोई बीच में नहीं है, उसमें तो कोई आके नहीं कह रहा कि अगर आपने BRT खोला तो हम छोड़ देंगे आपकी हुकूमत को। तो उसमें क्यों नहीं जवाब देते? तोशाखाना में कौन सी कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं? तोशाखाना में तो सिर्फ इमरान खान ने बताना है ना कि घड़ी ली थी, सोना लिया था, क्या लिया था, 700 अफराद के अंदर बता देना। जब तक नहीं बताएंगे, इन 700 अफराद के अंदर बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स और साबिक फौजी जर्नैल भी मौजूद हैं। उस हवाले से आपको लग रहा है कि काम होता दिखाई देगा? बिकॉज पैनामा की लिस्ट के ऊपर तो बहरहाल इतना कॉन्फिडेंस नहीं हमें रहा। नोबडी एल्स वाज क्वेश्चनड आफ्टर दैट। इतना तो मैं आपको बता दूं मेहर कि जो आपने जो तकड़े लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वज़रा भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं, इतना तो मैं बता दूं कि हमने वैसा कुछ भी नहीं देखना जैसा हमने पनामा के बाद देखा था। ना ही मीडिया पर उस तरह से तस्वीरें ले आएंगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़, और उसके बाद ये पीछे धकेल दी जाएंगी। और ना ही हम कोर्ट कचहरी के किस्से सुनेंगे, ना ही हम ड्रैग करते हुए वज़ीर आज़म को या वज़ीरों को देखेंगे या उन लोगों को जिनके बड़े नाम जो नहीं एक चीज़ तो सब पता चल गया ना कि ऑफशोर कंपनी के बारे में जो बातें करते थे इतनी बड़ी बड़ी, आज सारे एक्सपोज होकर सामने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात सुनी। रिजेक्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म के इंक्वायरी सेल को, उनकी तफ्तीश को, और वुज़रा के इमीडिएट स्टेप डाउन की डिमांड सामने रखी है। एक वक्फा लेते हुए बी राइट बैक, स्टे विद अस। अदम एतमाद की एक तहरीक वज़ीर आज़म के नाम, 2 तहरीक स्पीकर कौमी असम्बली और 4थी तहरीक का आगाज़ बलोचिस्तान में हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ शुरू हो चुका है। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने सूबे की हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, मगर जाम कमाल खान साहब ने वजाहत की है कि वज़ीर आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब। सर, फरमाइएगा कि मूव का मकसद आपको कंट्रोल करना या काबू में लाना तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में वज़राए आला के गिरने में फ़कत 24 घंटे लगते हैं, और अगर गिराना मकसूद होता तो अब तक आपको पैक ऑफ कर दिया जाता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक तहरीक जो अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई और यकीनी तौर पे जिन वजूहात की वजह से इस तहरीक को पेश किया गया, इसकी एक झलक हमने तकरीबन बजट के सेशन में भी देखा और उससे पहले तकरीबन 1-2 साल से भी हम देख रहे थे। और मुसलसल तकरीबन 1-2 सालों से बलूचिस्तान में जितनी भी हमारी कोलिशन की जमातें हैं, ये महसूस कर रही हैं कि हर साल ये जो एहतजाजी मुहिम अपोजिशन की है, इसमें हर साल बड़ा इजाफा आ रहा है। 2 चीज़ें होती हैं, अगर कोई हुकूमत बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही तो यकीनी तौर पे अपोजिशन हमेशा चाहेगी कि अपने 5 साल पूरे करें और घर जाएं और इनकी बदनामी जो है उनकी जिल्लत का एक बाइस बने। लेकिन अगर हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही है जो अपोजिशन की नशिस्तों में और उनकी जमातों में एक हलचल पैदा कर रही है, तो ये फिर वो सारे मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो आगे मुतहर्रिक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को स्टेबल न रहने दें। और इसकी वजह से यकीनी तौर पे उनकी कोशिश माजी में भी रही है, इस दफ़ा भी पूरी कोशिश रहेगी कि कोलिशन जमातों के अंदर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर हम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें जो इत्तेफाक को कम करे,
मैं चंद आपसे सवाल करूंगी जाम कमाल साहब। देखिए, एक तो आपने भी तब्दीली की बात की इमरान खान की तरफ से, मगर बजट डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे आपके अपने हल्के में लगे हैं, वजीर ख़जाना के हल्के में लगे हैं, यानी कि वही पुरानी बातें, कोई इसमें तब्दीली तो दिखती नहीं है। अजला को इक्विवेलेंट बुनियादों के ऊपर अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे उनमें, तो ऑफकोर्स बलूचिस्तान तो नहीं तरक्की करेगा, और ये एक बहुत मेजर रीज़न है आपके खिलाफ जो इस्तेमाल की जाए। जी, मैं इसमें मैं एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कुछ दिनों से बड़ा एक प्रोपेगेंडा जो है, जिसको बड़ा टाइम दिया जा रहा है, जिसको बड़ी स्पेस दी जा रही है कि वजीर आला साहब हर चीज़ें अपने हल्के में ले गए, और फाइनेंस मिनिस्टर, इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे कुछ नाराज ग्रुपों में से, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी वो नाराज ग्रुप में से एक मेंबर हमारे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने पूरे बलूचिस्तान में ये पहली दफा होगा, अगर हमारा 3 साल का पूरा PSDP को अगर आप बिल्कुल एक क्लियर विजन के साथ देखें, हर जिले के अंदर एक बड़ी बराबरी की सूरत में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जिन चीजों को जहां कमी बेशी रही उनको हमने फेडरल PSDP के अंदर कवर किया, और जहां हमसे नहीं हो सका हमने अपनी प्रोविंशियल PSD की अम्ब्रेला स्कीम्स में भी किया। तो यू रिजेक्टिंग दिस एलिगेशन सर, मगर मैं आपको माजरत के साथ में सारे रिकॉर्ड्स, जाम कमाल साहब, मैं रिकॉर्ड्स निकाल के देख रही थी, एक भी डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक मिसाली स्कूल या हॉस्पिटल आप लोग नहीं बना सके। व्हाट विल बी योर लेगेसी सर? कौन सा बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट? नहीं जी, मैं अभी आपको बता दूं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वेटा से अगर शुरू करूं तो पहला कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है क्वेटा के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी बनेंगे, अब अगले 2 साल में अब आपने ये पूरा करना है, इफ यू गेट टू स्टे जी। एंड ऑल दीज थिंग्स पूरे बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ का जो हमारा पैकेज है वो 21 बिलियन रुपीस का है, जिसमें RHCs भी हैं, BHUs भी हैं, टेलीमेडिसिन सेंटर्स भी हैं। जाम कमाल साहब, जरा मैं आपके जाने पे या रुकने पे थोड़ी बात कर लूं, बिकॉज दैट इज द बिग हेडलाइन फॉर टुडे सर। देखिए, मैं देख रही थी कि जाती इश्यूज हैं, मसाइल हैं, जो लोग आपसे नाराज हैं, इज्तिमाई नहीं है। इनमें से बहुत से जाती इश्यूज हैं, वही घिसी पिटी बातें कि हमारा कमिश्नर हमारे कहने का हो, DPO हमारे कहने का हो। इनकी अगर आप ये बातें मान लेते हैं तो अगले 2 साल आपने इसी कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर के अंदर गुजारनी है, और अगर नहीं मानते देन आप वैसी खतरे की घंटी आपके सर पे क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में कोई ऐसी नौबत नहीं है। जहां तक कमिश्नर्स की बात है, ऑफिसर्स की है, हमने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया है, और हमारे जितने भी इलेक्टेबल्स हैं हम इन सब के साथ मशवरे के साथ इन सारी चीज़ों पे उन लोगों को जाके पोस्ट करते हैं जिनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी भी हो, उस इलाके को अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकें, चला भी सकें। ये जो इशू बड़ा सडनली क्रिएट हुआ, इसमें अपोजिशन का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो इस बात पे बड़े खुश रही हैं कि उनके अजला और उनके ज़िलों के अंदर हम क्यों काम कर रहे हैं। उनका जो सबसे बड़ा एक मोटिव है वो यही है कि हुकूमत हमारे इलाकों में काम ना करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितना काम करना है वो कर लें। लेकिन हमने उनको ये बताई, जो बुनियाद बराबरी की आप बात कर रही हैं, कि हमने कहा वेदर गवर्नमेंट कि उस हल्के में है या गवर्नमेंट नहीं है, हम हर जिले के अंदर इंशाल्लाह। मैं वही तो कह रही हूँ, इट्स अ वेरी कैच 22 पोजीशन। सर, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे ये बताइए, आर यू गोइंग और स्टेइंग? रुक रहा है जाम कमाल एज वजीर आला बलोचिस्तान, या यू आर इन द प्रोसेस मेंटली टू पैक अप? अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल अल्लाह का जो हुक्म होगा, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोalition के 28 मेंबर हमारे साथ इधर हैं। मैं तकरीबन 14 मेंबर जिनके अंदर थोड़ी बहुत एक रंजिशें हैं, उन सब से भी अल्हम्दुलिल्लाह 80% सबसे मिल के आया हूँ, और उनकी भी जातियात मुझसे मुंसलिक नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला बलूचिस्तान की, आपने बात सुनी, कह रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद हैं, क्लियर कर लेंगे, पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं 2 साल मुकम्मल करने के लिए। आज के लिए इतना ही, I'll see you all tomorrow. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।